चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, सोडियम आयन बैटरी क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम कर रही एक शोध टीम ने एक सुपर फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। यह केवल 6 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकती है और 3000 से अधिक चार्ज साइकिल तक चल सकती है। इसके विषय में देखते हैं। ये एक प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है जो लिथियम बैटरी की तरह काम करती है। हालांकि इसमें लिथियम आयनों के बजाय सोडियम आयनों का उपयोग किया जाता है। सोडियम आयन बैटरी कैसे काम करती है? डिस्चार्ज के समय तो सोडियम आयन एनोड यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, जहां ये आयन जमा हो जाते हैं और रिडक्शन प्रक्रिया संपन्न होती है। ये आयन इलेक्ट्रोलाइट यानी एक विद्युत कंडक्टर के माध्यम से गमन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट विभवांतर उत्पन्न करके विद्युत प्रवाह को संभव बनाते हैं। रिचार्ज के दौरान तो सोडियम आयन एनोड पर वापस लौट आते हैं। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सोडियम आयन बैटरी के लाभ, तो लागत की बात करें तो SiBs की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है। सोडियम के यौगिक लिथियम से सस्ते होते हैं, जिससे बैटरी की कुल लागत 15 से 20% तक कम हो सकती है। आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण, तो सोडियम धरती पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसका उत्पादन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हो सकता है। इससे भू राजनीतिक जोखिमों का असर कम हो जाता है। उदाहरण के लिए 2023 तक वैश्विक लिथियम प्रसंस्करण में चीन की लगभग 60% हिस्सेदारी थी। यह स्थिति लिथियम आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद केंद्रीयता को उजागर करती है, जिसमें SiBs विविधता लाने में मदद कर सकती है। ठीक है, फिर देखते हैं इसी में आगे। तो सोडियम आयन बैटरी वस्तुतः लिथियम आयन बैटरी की तुलना में ज्यादा और कम दोनों तापमान पर काम कर सकती है, इसलिए तापमान में अधिक भिन्नता वाले क्षेत्रों में भी इनका सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है। सुरक्षा की बात करें तो सोडियम आयन बैटरी का परिवहन शून्य वोल्टेज यानी पूरी तरह डिस्चार्ज पर भी किया जा सकता है। इससे लिथियम आयन बैटरी की तुलना में आग लगने का जोखिम कम हो जाता है और सुरक्षा उपायों की लागत भी कम हो जाती है। ठीक है, ये बात की हमने लिथियम आयन बैटरी की और सोडियम आयन बैटरी की। अब बात करेंगे अगली न्यूज की हमारी, जो है एक रिपोर्ट के अनुसार महिला उद्यमी वैश्विक GDP में $5 ट्रिलियन तक की वृद्धि कर सकती है। तो यह संभावना चेरी ब्लेयर फाउंडेशन फॉर वीमेन की एक रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। इसमें बताया गया है कि महिला उद्यमी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक समृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यदि महिलाएं पुरुषों के बराबर उद्यमिता में भाग लें तो वैश्विक GDP में लगभग $5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा जापान की अर्थव्यवस्था के बराबर है। हालांकि महिलाओं का व्यवसाय में अच्छा खासा स्वामित्व है। लैटिन अमेरिका में 50%, पूर्वी एशिया में 44%। फिर भी उन्हें कई व्यवस्थागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं उनके व्यवसाय की सफलता में बाधा बनती हैं। महिला उद्यमों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं? तो वित्तीय उपलब्धता, ऋण लेने की उच्च लागत, गारंटी या जमानत संबंधी सख्त अनिवार्यताएं और वित्तीय ज्ञान की कमी महिलाओं के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल बनाते हैं। पंजीकरण संबंधी बाधाएं, तो उच्च लागत और जटिल नौकरशाही औपचारिक रूप से व्यवसाय के पंजीकरण में बाधा उत्पन्न करती है। इंटरनेट की कमी, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 92% महिला उद्यमियों के पास निजी स्मार्टफोन है, जबकि 45% उच्च डेटा लागत और खराब कनेक्टिविटी के कारण नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाती हैं। ऑनलाइन सुरक्षा बाधाएं, तो रिपोर्ट में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 57% महिला उद्यमियों ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना किया है। ई-कॉमर्स संबंधी सीमाएं, तो उच्च लागत, भुगतान संबंधी अनिश्चितता और जटिल ऑनबोर्डिंग के कारण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कम उपयोग होता है। आवागमन में बाधा है, तो कई महिलाओं को कहीं जाने के लिए किसी के साथ जरूरत होती है, उनके विशेष प्रबंधन करने पड़ते हैं और कुछ को सुरक्षा कारणों से समय की पाबंदी का भी सामना करना पड़ता है। लैंगिक समानता के लिए मुख्य सिफारिशें, तो डिजिटल पहुंच, वहनीय इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा, AI प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे महिलाएं भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकेंगी और लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। व्यवसाय का औपचारिक रूप, तो व्यवसाय पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और रुकावटों को हटाना चाहिए। कानूनी संरक्षण, तो लैंगिक हिंसा के खिलाफ मजबूत कानून बनाना चाहिए और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान एवं प्रभावी बनाना चाहिए। वित्तीय समावेशन, तो मोबाइल मनी और डिजिटल भुगतान के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे महिलाएं आसानी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बना सकेंगी। ऑनलाइन सुरक्षा, तो महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने के लिए मानव और AI आधारित मॉडरेशन टूल्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये बात की हमने लैंगिक समानता के लिए मुख्य सिफारिशों की। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना आवश्यक है। तो हालिया वर्षों में भू राजनीतिक तनावों के बढ़ने, रक्षा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने और साइबर सुरक्षा जैसे खतरों ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स की सुभेद्यताओं को उजागर किया है।
नीति आयोग ने अपने एक शोध पत्र में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारों का सुझाव दिया है। रक्षा उत्पादों की निरंतर आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों को दूर करना और 2029 तक देश में ही 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का रक्षा क्षेत्र से जुड़ा उत्पादन करना। भारत में रक्षा उत्पादन की स्थिति तो स्वदेशी रक्षा उत्पादन भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपए रहा। यह 2014-15 की तुलना में 174% की वृद्धि है। रक्षा उत्पादों का निर्यात तो 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा से जुड़े उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात है। निजी क्षेत्र की भागीदारी तो 2024-25 में रक्षा निर्यात में निजी क्षेत्र का योगदान 15,233 करोड़ रुपए रहा। नीतिगत सिफारिशें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए, मरम्मत व रखरखाव को आउटसोर्स करना चाहिए तथा अनुसंधान एवं विकास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार के स्वामित्व में और कॉरपोरेट द्वारा संचालित मॉडल अपनाना चाहिए। इससे निजी क्षेत्र की कंपनियों को रक्षा क्षेत्र के स्वामित्व वाली भूमि का औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा। एमएसएमईज को प्रोत्साहन देना चाहिए और रक्षा उत्पादों की खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। साथ ही मंजूरी जैसी विनियामक प्रक्रियाओं में देरी को कम करना चाहिए। साइबर सुरक्षा रणनीतियां तो रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन सुरक्षा मानकों पर आधारित ब्लॉकचेन आधारित सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। साइबर सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के साइबर खतरे का तुरंत पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म की शुरुआत करनी चाहिए। रक्षा खरीद प्रक्रिया में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। कानूनी और नीतिगत सुधार तो रक्षा कानूनों में संशोधन करना चाहिए। इससे देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और भू राजनीतिक संकटों का समय रहते समाधान किया जा सकेगा। एक ऐसा ही कानून डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 है। विश्व के देशों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग तो प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजराइल जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार करना चाहिए। सामरिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने के बजाय कई आपूर्तिकर्ताओं पर विचार करना चाहिए। देखते हैं रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाली रणनीतिक चुनौतियां और संकट कौन से हैं। तो आयात पर निर्भरता और भू राजनीतिक खतरे। रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाएं कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर करती हैं। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने या व्यापार पर प्रतिबंध के कारण इनकी आपूर्ति बाधित हो सकती है। साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरे तो साइबर जासूसी, डेटा चोरी इत्यादि के जरिए रक्षा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न करके संवेदनशील सैन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में चुनौतियां तो रक्षा प्रौद्योगिकियों में हमेशा बदलाव होता रहता है। इससे नई नई प्रौद्योगिकियां कुछ ही समय में अनुपयोगी हो जाती हैं। इससे रक्षा क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य चुनौतियां हैं रक्षा खरीद नीति अधिक प्रभावी नहीं रही, रक्षा उत्पादों के रखरखाव का बेहतर प्रबंधन नहीं है, वित्तीय और बजटीय आवंटन कम है, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखना पड़ता है, मानव पूंजी विकास और कौशल की कमी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल ने 8वां स्थापना दिवस मनाया। तो स्थापना दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला जनरेटिव एआई संचालित चैटबॉट GEMAI भी लॉन्च किया। इसके विषय में देखते हैं। तो विस्तार की बात करें तो GEM प्लेटफॉर्म 1.6 लाख सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म से अब तक 13.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हो चुका है। लागत में बचत तो वर्ल्ड बैंक और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार GEM के जरिए सरकारी खरीद में लगभग 10% की बचत हुई है। साथ ही अब 97% लेन देन शुल्क मुक्त हो चुके हैं। GEM ने विविध भागीदारों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है। 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम, 1.3 लाख कारीगर एवं बुनकर, लगभग 1.8 लाख महिला उद्यमी और 31,000 स्टार्टअप्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। विशेष स्टोर पहलों की शुरुआत से समावेशी खरीद को बढ़ावा मिला तो कई वंचित और लघु भागीदारों की भागीदारी बढ़ाई गई है। स्टार्टअप रनवे वुमनिया जैसे स्टोर फ्रंट्स या पहलों ने स्टार्टअप, सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की भागीदारी को बढ़ाया है। लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन तो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 38% और महिला उद्यमों को लगभग 4% व्यवसाय देकर GEM ने सरकारी लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल की। इन दोनों के लिए लक्ष्य क्रमशः 25% और 3% निर्धारित किए गए थे। वंचित उद्यमियों को सशक्त बनाना तो SC, ST, MSMEs के लिए समावेशी खरीद, सरकारी खरीद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए MSME उद्यमियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया जा रहा है। सरस कलेक्शन तो GEM पोर्टल पर भारत के अग्रणी स्वयं सहायता समूह के हस्त निर्मित उत्पाद बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। GEM की वैश्विक स्थिति तो GEM जल्द ही दक्षिण कोरिया के KONEPS जैसे प्लेटफॉर्म्स को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा सरकारी खरीद पोर्टल बनने की दिशा में अग्रसर है। देखते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के विषय में। तो इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2016 में लॉन्च किया था। उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य सरकारों, उनके विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा
वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री हेतु विशेष डिजिटल ई कॉमर्स पोर्टल है। पात्र संस्थाओं के लिए इस पोर्टल से खरीद अनिवार्य की गई है। लक्ष्य पारदर्शी, प्रभावी और समावेशी सरकारी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करना। पहले यह कार्य आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के माध्यम से संपन्न किया जाता था। अन्य विशेषताएं हैं, सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के प्रावधानों का नियम पूर्वक और स्वतः पालन सुनिश्चित होता है। निर्णय लेने में मदद करने तथा धोखाधड़ी और विसंगति का पता लगाने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है। विक्रेता की पहचान को गोपनीय रखते हुए निर्बाध और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाई गई है। फिर नेक्स्ट न्यूज है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने टेक इट डाउन एक्ट पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। टेक इट डाउन एक्ट बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीर या वीडियो ऑनलाइन शेयर करना अपराध बनाता है। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर ऐसे कंटेंट को हटाना होगा। सुव्यक्त डीप फेक के पीड़ित अब उन्हें बनाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। डीप फेक के विषय में देखते हैं तो एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है जिसमें वास्तविक डिजिटल मीडिया जैसा कंटेंट बनाने के लिए डीप लर्निंग एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है ताकि वे यथार्थवादी और भ्रामक दिखें। डीप फेक शब्द डीप लर्निंग एवं फेक को मिलाकर बना है। डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है जो मानव मस्तिष्क की जटिल निर्णय लेने की शक्ति का अनुकरण करने के लिए बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। डीप फेक से उत्पन्न खतरे, तो डीप फेक का इस्तेमाल कंपनी के अधिकारियों का रूप धारण करके कर्मचारियों को फंड ट्रांसफर करने या संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए किया जा सकता है। गलत सूचना फैलाने के लिए राजनेताओं के फर्जी वीडियो बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए गैबोन में राष्ट्रपति के एक डीप फेक वीडियो ने तख्तापलट का संदेह पैदा कर दिया था। डीप फेक का प्रसार मीडिया में विश्वास को खत्म करता है और वैध वीडियो कंटेंट की प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा करता है। इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है। कैसे पता करें कि कोई चीज डीप फेक है? तो चेहरे की असंगतताएं, तो डीप फेक अक्सर चेहरे के कुछ भावों, लगातार प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने तथा सूक्ष्म हरकतों को दोहराने में संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए डीप फेक वीडियो में पलकें स्वाभाविक रूप से नहीं झपकती हैं। अप्राकृतिक हरकतें, तो कभी कभी अजीब हरकतें दिखाई देती हैं जैसे झटके से सिर घुमाना। विकृतियां, तो ऐसे कंटेंट में विशेष रूप से तेज गति के दौरान अक्सर धुंधलापन दिखाई देता है। डीप फेक से निपटने के लिए शुरू की गई पहले देखते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कानूनी प्रावधान धारा 66 या गोपनीयता का उल्लंघन करने वाले इमेज को कैप्चर या प्रसारित करने पर दंड आरोपित करती है। धारा 66 किसी भी संचार उपकरण का उपयोग करके प्रतिरूपण के माध्यम से धोखाधड़ी करने के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 67, 67A और 67B ये धाराएं वयस्कों या बच्चों से जुड़ी अश्लील या यौन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित या प्रसारित करने को दंडित करती हैं। विनियाम के उपाय, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीप फेक अपराधों के लिए FIR दर्ज करने में पीड़ितों की सहायता करेगा। प्लेटफॉर्म की जवाबदेही, तो धारा 66D के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीप फेक को तुरंत हटाने की सलाह दी जाती है या फिर उन्हें कानूनी सुरक्षा से वंचित होने का जोखिम उठाना पड़ता है। बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है के वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य 1991। तो हाल ही में एक न्यायाधीश के घर से नकद राशि की बरामदगी के मामले में उपराष्ट्रपति ने के वीरास्वामी बनाम भारत संघ व अन्य 1991 वाद में दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई। इसके विषय में देखते हैं। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 2 के तहत एक लोक सेवक होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा, तो यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो FIR दर्ज होने से पूर्व राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। यदि शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध हो तो केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से परामर्श करना होगा। नेक्स्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। तो एक यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के बाद उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 की धारा 3 जासूसी और धारा 5 विदेशी एजेंटों में संपर्क तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, तो इसमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। देखते हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के विषय में। तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा करना और जासूसी जैसी गतिविधियों पर रोक लगाना। दायरे की बात करें तो यह कानून भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे वे देश के भीतर हो या विदेश में। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित कृत्यों को अपराध माना गया है, जैसे जासूसी, सरकार की गोपनीय जानकारी को बिना अनुमति के साझा करना, ऐसी संवेदनशील सूचनाओं को छिपाना जो देश की सुरक्षा या हितों को खतरे में डाल सकती है। नेक्स्ट है वैकल्पिक निवेश कोष। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वैकल्पिक निवेश कोष में निवेश के नियमों में संशोधन किया। इसके विषय में देखते हैं। भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है जो निजी रूप से निवेश जुटाती है, साथ ही अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश के अनुसार निवेश करने हेतु भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित करता है। ये संस्थाएं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी वैकल्पिक निवेश कोष विनियम 2012 के अनुसार विनियमित है।
AIF की निम्नलिखित 3 श्रेणियां हैं। श्रेणी पहली है, ये स्टार्टअप, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम आदि में निवेश करते हैं। इनके उदाहरण है वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड आदि। श्रेणी द्वितीय है, ये इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। इनके उदाहरण है रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि। श्रेणी थर्ड, ये फंड्स रिटर्न बढ़ाने के लिए निवेश उधारी लेकर निवेश करते हैं, जिनमें सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश भी शामिल है। इनके उदाहरण है हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्विटी फंड आदि। फिर नेक्स्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो एक हालिया अध्ययन से पता चला कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत धनराशि प्रकृति की रक्षा करने वाले देशज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इसके विषय में देखते हैं। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र है। स्थापना 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों को जटिल चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए की गई थी। इसके 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र हैं। तो पहला है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय। नेक्स्ट, जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। थर्ड, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। फोर्थ, पारे पर मीनामाता अभिसमय तथा दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय। नेक्स्ट है E0FIR। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने नई E0FIR पहल की शुरुआत की। इसके विषय में देखते हैं। इसे दिल्ली में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। उद्देश्य है साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को दर्ज करना, आसान बनाना और उन पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना। यदि कोई शिकायतकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर 10 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है तो स्वतः रूप से एक 0FIR दर्ज की जाएगी। यह दिल्ली के क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होगी। इसके बाद FIR संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थानों को तत्काल भेज दी जाएगी। शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर अपने नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर इस 0FIR को नियमित FIR में परिवर्तित करवाना होगा। नेक्स्ट, यूथालिया मलकाना तितली। भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में एक नई तितली प्रजाति पाई गई है। यह तितली मुख्य रूप से इंडो ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में पाई जाती है। इसे विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि उत्तरी थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप और सुंडा द्वीपों में देखा जाता है। इस प्रजाति के पंखों पर एक नीला चमकीला धब्बा होता है। नर तितलियों में यह नीला धब्बा खासतौर पर अगले पंखों पर स्पष्ट दिखाई देता है। मादा तितलियों में धब्बे थोड़े बड़े होते हैं। पिछले पंखों पर छोटे छोटे लाल धब्बे होते हैं। ये तितली पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है गैर व्यक्तिगत डेटा। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डैशबोर्ड से गैर व्यक्तिगत व अनाम डेटा को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर साझा करना शुरू किया। इस डेटा का उपयोग डेटा गवर्नेंस और निवेश के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। गैर व्यक्तिगत डेटा क्या है? तो ऐसा कोई भी डेटा जो किसी व्यक्ति की विशेषताओं, लक्षणों या पहचान से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, वह गैर व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। इसके प्रकार है सार्वजनिक गैर व्यक्तिगत डेटा, सरकार द्वारा एकत्रित अनाम डेटा जैसे वाहन पंजीकरण डेटा, सामुदायिक गैर व्यक्तिगत डेटा, किसी समुदाय से प्राप्त कच्चा डेटा जैसे नगर पालिका डेटा सेट, निजी गैर व्यक्तिगत डेटा, तो निजी संस्थाओं से प्राप्त डेटा जैसे निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों का डेटा। फिर नेक्स्ट, ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया ने ओडिशा के गाहिर माथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया। इसके विषय में देखते हैं। इसे 1980 के दशक में भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया था। यह हर साल नवंबर से मई तक आयोजित किया जाता है। यह अभियान गाहिर माथा समुद्र तट, ऋषिकुलिया नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने पर केंद्रित है। इन तटीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने आते हैं। इस परिघटना को अरीबादा कहा जाता है। ओलिव रिडले कछुओं को देखते हैं तो इसका वितरण लगभग संपूर्ण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्सिको की खाड़ी को छोड़कर लगभग सभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में आकर अंडे देते हैं। IUCN स्थिति वल्नरेबल है और साइट्स में परिशिष्ट 1 में शामिल है। अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है अर्जेंटीना। राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो अर्जेंटीना के लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क में स्थित व्हाइट जायंट कहे जाने वाले पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर का क्षेत्र हिमखंड के टूटने से कम हो रहा है। लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी सीमाएं पश्चिम में चिली से, उत्तर में बोलीविया से, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे से लगती है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है। अर्जेंटीना और चिली के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कजाकिस्तान रूस के बाद तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अर्जेंटीना के उशुआइया को विश्व का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो जलवायु अधिकांश शीतोष्ण, दक्षिण पूर्व में शुष्क तथा दक्षिण पश्चिम में उप अंटार्कटिक भूभाग। इसमें एंडीज पर्वत, पश्चिम में पंपास और पैटागोनिया पठार शामिल हैं। पंपास यानी वृक्ष विहीन मैदान कृषि का केंद्र है। सबसे उच्चतम बिंदु सेरो अकोंकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। प्रमुख नदियां हैं रियो डी ला प्लाटा, यह वास्तव में पराना नदी का मुहाना है। अर्जेंटीना वैश्विक लिथियम भंडार में तीसरे स्थान पर और लिथियम उत्पादन में चौथे स्थान पर है। ये बात की हमने अर्जेंटीना की।
तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।